हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर टीचर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्याकरण में वर्णमाला देखा था। वर्णमाला में हमने स्वर को समाप्त कर दिया था। अब आते हैं हम व्यंजन पर। व्यंजन और उसके भेद को देखेंगे। तो दोस्तों, व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण होते हैं, तो वो व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ जो होता है वो छुपा होता है। बिना अ के व्यंजन नहीं बनता है। अगर ये क है पूरा, तो इसमें जब हम व्यंजन करेंगे तो ये अ बाहर आ जाएगा, तब जाकर ये व्यंजन होगा। ये व्यंजन है, ठीक है। और ये तो अक्षर है, लेकिन ये व्यंजन वर्ण है। ये पूरा क अक्षर है और क में अ छुपा होता है। अब देखिए, छोटी सी परिभाषा है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित न किया जा सके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी वो दूसरा वर्ण क्या है? वही दूसरा वर्ण स्वर है। ओके, आते हैं व्यंजन के भेद पर। व्यंजन के भेद जो हैं, व्यंजन के भेद कई हैं। देखिए, इसमें कई डिवाइडेशन किया गया है। पहला है अध्ययन की दृष्टि से व्यंजन के भेद। दूसरा, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के भेद। तीसरा, उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन जो है वर्णों के भेद हैं। चौथा है वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के भेद। पांचवा है नाद, घोष, कंपन की दृष्टि से वर्णों के भेद। आइए हम लेते हैं अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा अध्ययन की दृष्टि से व्यंजन के भेद। तो इसमें देखिए, पहला आपका पॉइंट आ जाएगा स्पर्शी व्यंजन। तो आपको भी पता है स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो पांचों वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, तो इन वर्गों को ही स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जितने इसमें वर्ण आते हैं, ठीक है, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में जिह्वा, मुख, ओष्ठ, ये सभी जो है ना स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं। ये वर्ण जो है इन सभी अवयवों को स्पर्श करते हुए ही उच्चारित होते हैं। ओके, तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन है और ये सभी वर्गों में डिवाइड हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ऐसे। ओके, आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन सबको पता है कि य, र, ल, व। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राण वायु होती है, जो अंदर की हवा होती है, वो बिना किसी मतलब विघ्न बाधा, यानी कि मतलब किसी भी कोई बैरियर नहीं रहता है अंदर, वो सीधे अंदर से बाहर निकल जाती है और इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा है कि अंतस्थ व्यंजन देखिए, अन्य विद्वान प्लस आयोग और एनसीईआरटी जो है वो अंतस्थ व्यंजन, यानी ये तो है अंतस्थ व्यंजन, और इन्हीं य और व को अर्ध स्वर कहती है। य और व, इन दोनों को अन्य विद्वान प्लस आयोग जो है वो अर्ध स्वर कहता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार ये चारों अंतस्थ जो हैं वो य, र, ल, व, ये चारों क्या अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो प्रश्न पूछ देगा कि य, र, ल, व क्या है डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार? तो अर्ध स्वर हैं, अंतस्थ तो हैं ही, साथ में अर्ध स्वर हैं। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं लगाया, कोई कंडीशन नहीं लगाया है, पूछ देगा कि अर्ध स्वर कौन है, तो य व ऑप्शन में रहेगा, तो वही सही होगा। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इसमें देखिए दोस्तों, श, श, स, ह, ये तीनों स बहुत पूछता है। तो देखिए, ये तालु स, ये मूर्धा स, ये दंती स, ऐसे याद रखेंगे, कभी गलत नहीं होगा। तालु स, मूर्धा स, दंती स। ओके, अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, जो प्राण वायु होती है वो जीभ और मुख अवयव के बीच रगड़ खाते हुए, मतलब
संघर्ष करते हुए निकलती है अंदर से बाहर। तो उसमें से जब संघर्ष करेगी, कोई चीज़ जब आपस में संघर्ष करता है या हथेली कोई आपस में संघर्ष करें, रगड़ें, तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये जो तब अंदर की हवा होती है प्राणवायु, वो गर्म हो जाती है, जिससे इन्हें उष्ण व्यंजन कहा जाता है। कि मतलब अंदर जीभ और मुख के बीच जो अवयव हैं सारे बोलने वाले, तो उनमें संघर्ष होता है अंदर से बाहर निकलने में, इसीलिए प्राणवायु गर्म हो जाती है। और गर्म को उष्म भी कहते हैं, उष्मा यानी गर्म, गर्म उष्मा, तो उनको इसीलिए उष्म व्यंजन कहा जाता है। इसी कारण से इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। इसी को क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। ओके, अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श। तो इनके पूछता है क्या कि कैसे ये बना है। तो देखिए आगे वाला जो रहेगा वो आधा रहेगा हमेशा, ठीक है, उसमें स्वर नहीं रहेगा, ठीक है। त्र, त और र, ज्ञ, ज और ञ, स्र तो स और र, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकता है। ओके, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ से परिभाषा देख लीजिए कि वे व्यंजन संयुक्त स्वर कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो दो अलग अलग व्यंजनों के संयुक्त होने से बनते हैं, यानी ये मूल व्यंजन है, ठीक है। तो इनके मिलने से ही ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है, ठीक है। आ जाइए द्विगुण व्यंजन पर। द्विगुण व्यंजन के कई नाम हैं, ठीक है, जैसे कि एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। द्विगुण के क्या क्या नाम है? ताड़न जात, ओके, ताड़न जात है, उत्क्षिप्त है इसका नाम, निर्मित है, ओके, तो इसके इतने नाम हैं। अब देखिए द्विगुण व्यंजन यानी 2 तरह के हैं ये, ठीक है। एक तो दूसरा गुण लगता है और फिर उसमें अगर बिंदी लगा दिए, जैसे कि ड और ढ, ट वर्ग के हैं ये, तो जब इसके नीचे हम बिंदी लगा देंगे तो इनका एक दूसरा गुण आ जाता है, तो इसीलिए इसको द्विगुण कहते हैं, ठीक है। और इनके नाम का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कभी कभी ताड़न जात दे देता है पूछ के, कभी उत्क्षिप्त लिख देता है, कभी निर्मित व्यंजन लिख देगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, 2 होते हैं। अनुस्वार को दोस्तों शीर्ष बिंदु वाला वर्ण, ओके, कहते हैं, इसका एक नाम हो गया ये। और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण, ओके। अब देखिए परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, ठीक है, लेकिन ये स्वर ध्वनि नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह, जैसे व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वैसे इनका भी उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, स्वर की सहायता से, ठीक है। लेकिन ये व्यंजन भी नहीं है क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ हो जाती है। और एक बात है कि इनकी जो मात्रा होती है, ठीक है, इनकी मात्रा होती है, ये मात्रा हो गई इनकी, ठीक है। एक ये अनुस्वार का हो गया और ये विसर्ग का हो गया, तो इसलिए ये व्यंजन हुआ नहीं, ये हो जाएगा आपका स्वर, क्योंकि स्वर की मात्राएं होती हैं, तो इनकी मात्राएं हैं और इनको लिखने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का कोई जाति योग न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह से क्या मतलब है ये देख लेते हैं, एक मिनट। अयोगवाह इसको देख लेते हैं। अ मतलब नहीं, ठीक है, नहीं। अयोग मतलब योग, नहीं है योग, फिर भी वहन कर रहे हैं। वहन करना का क्या हो गया? यानी साथ साथ चल रहे हैं या अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। योग न होने पर भी जो साथ साथ रहे वही अयोगवाह कहलाता है। और एक थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए, आचार्य
किशोरीदास वाजपेयी ने आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह की संज्ञा दी है। ठीक है, अयोगवाह की संज्ञा दी है इन्होंने। तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग कि आचार्य किशोरीदास जी ने ही अयोगवाह की संज्ञा दी है, अनुस्वार और विसर्ग। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। ठीक है, पहला है स्पर्शी व्यंजन, यानी कि केवल स्पर्श हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 वर्ग बस लिए जाएंगे। 5 वर्ग होते हैं ना, लेकिन 4 वर्ग लिए जाएंगे। क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और उसमें यहाँ से च वर्ग गायब है। ठीक है, क्योंकि वो स्पर्शी नहीं है, उसको आगे बता रहे हैं क्या है। इन चारों वर्गों से 4-4 जो वर्ण है वो लिए जाएंगे। इसमें जो पंचमाक्षर होते हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से अंग, यहाँ से अड़, ठीक है, यहाँ से न, और यहाँ से म। ओके, तो इसीलिए इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 चौका 16। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है हमारा? संघर्षी व्यंजन। अब देखिए संघर्षी व्यंजन क्या है। ये आपका तालव्य स, मूर्धा स, दंती स, ह प्लस ये देखिए क, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ख, ग, ज, फ। इन्हीं वर्णों को आगंतुक, अरबी फारसी, विदेशी, आगत, मेहमान, ये वाले वर्ण कहा जाता है। इतने नाम से इनको बताया जाता है या पूछा भी जाता है। ठीक है, अब देखिए संघर्षी व्यंजन हो गए। ओके, तो संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अरबी फारसी वर्ण, अरबी फारसी वर्ण में अब देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या क्या मानती है? ख, ज, फ, एनसीईआरटी इन्हीं को मानती है। ठीक है, अरबी फारसी। और अकॉर्डिंग टू राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका नाम दे के पूछेगा तब ये सारा रहेगा, क, ख, ग, ज, फ। ओके, अनुक्ता सबके नीचे लगा रहेगा, मगर एनसीईआरटी केवल इन्हीं तीनों को मानती है, ख, ज, फ। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। पॉइंट है हमारा, देखिए पीछे च वर्ग छोड़ा था ना, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श भी और संघर्ष करते हुए निकले, अंदर से मतलब रगड़ खा के निकल रही बाहर। च, छ, ज, झ, ये 4 है इनकी संख्या, इसको याद रखिएगा। केवल स्पर्श पूछेगा तो वो 4 वर्ण, 4 वर्ग, और उसमें से च वर्ग को छोड़ देंगे। जब स्पर्श संघर्षी कहेगा तो ये च वर्ग रहेगा, और उसमें से भी 5वां जो वर्ण रहेगा वो नहीं रहेगा। अब देखिए नासिक्य व्यंजन। नासिक्य में क्या है? इसमें क्या होता है कि जो वायु होती है वो हिस्सा ज़्यादातर, पूरा हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा नाक से निकलने के कारण इसको नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। और ये सभी 5वें वर्ण उसके रहते हैं, तो पाँचों वर्ग से एक एक 5 पंचमाक्षर आ जाएंगे, तो अंग, इय, अण, न, म, तो ये हो गए नासिक्य व्यंजन। अर्धस्वर, अर्धस्वर देखिए य, व, नॉर्मली यही रहेगा। जब वो कहेगा कि किसके अनुसार, पीछे अभी बताया ना, ये तो जो है वो एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी। ओके, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। अब पूरा अंतस्थ य, व, र, ल, ये अर्धस्वर किसके अनुसार है? य, व, र, ल, ये है डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार। देखिए नीचे लिखा भी है, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार य, र, ल, व, ये चारों ही अर्धस्वर हैं, लेकिन नॉर्मली अर्धस्वर य, व है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा प्रकंपित या लुंठित। लुंठित व्यंजन कौन सा है? र। जब बोलते हैं तो प्रकंपन होता है ना, कंपन टाइप का निकलता है, र, जीभ पता चल जाती है कि हाँ। पार्श्विक, यानी पार्श्विक मतलब साइड से, ल, जीभ किधर जाता है? साइड की तरफ जाता है, तो वो ल हो गया। ताड़न जात, द्विगुण, उत्क्षिप्त, एक नाम छूट रहा है यहाँ, निर्मित, ये ड, ढ। सड़क, ड, ढ के नीचे जब बिंदी लगा देंगे तो सड़क पढ़ने, तो उसमें ये आ जाएगा, ये वाला द्विगुण, दोनों गुण, दूसरा गुण अपना दिखाने लगते हैं। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, देखिए 2 हो चुका है। एक हो गया हमारा अध्ययन की दृष्टि से व्यंजन के भेद, और उसके बाद फिर हो गया
उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर, ओके, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर क्या क्या है तो सबको पता है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, ये सभी जो होते हैं, ठीक है। तो देखिए कंठ से क्या क्या होता है, क वर्ग, ओके, कंठ से क वर्ग, ह प्लस आ। संस्कृत का अगर आपको श्लोक याद होगा तो उससे ज़्यादा आसानी रहती है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो अ से अ हो जाता है, कु से क वर्ग, अकु, ह से ये हो गया। अविसर्ग, विसर्ग के भी उच्चारण जो है वो कंठ से होता है, देखिए इसमें मिस हो गया है, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होता है। अकु विसर्जनीया नाम कंठ, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग श्लोक याद कर लें संस्कृत का। तो कंठ से ये हो गए। अब देखिए तालव्य, तालव्य से कौन सा, च वर्ग, च वर्ग पूरा, य श तालु स, इसीलिए इसको देखिए तालु स कहा जाता है, और ई, ठीक है। तो इसका हो जाता है इचु, इचु यशानाम, ओके, तो ऐसे हो जाता है, तालु आ जाता है। मूर्धन्य वर्ण, तो इसमें ट वर्ग, र, और इसको देखिए इसीलिए नाम से मेंशन किया जाता है कि मूर्धाश, ठीक है, और री। दंत वर्ण, दंती स, देखिए ये दंती स, त वर्ग, ल और री, तो इसका श्लोक हो जाता है ली तु लशानाम, ऋतु लशानाम दंत। ओष्ठ का देखिए, अब इसका देख लेते हैं मूर्धन्य का, तो इसका भी री टू र शाणाम मूर्धा, ओके। अब देखिए यहाँ पर ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ में क्या है, प वर्ग प्लस उ, प फ ब भ, तो ओष्ठ और उ ये भी ओष्ठ से उच्चरित होता है। दंतोष्ठ में क्या है, व, तो इसका सूत्र हो जाता है वकारश दंतोष्ठ, कि व जो है वो दांत और ओष्ठ दोनों से मिलके, ठीक। अब देखिए कंठ तालु से क्या बोला जाता है, कंठ तालव्य, ठीक। तो कंठ तालु से देखिए ए और ऐ, ओके, अ और ई मिलकर के ए बना है, अ प्लस ई जो मिलके ए बनते हैं ना, अ ई मिलके ए बन गए, तो अ कंठ से बोला जा रहा है और ई तालु से, तो कंठ तालु हो गया। अब देखिए ऐ, ऐ तो ये बनेगा अ और ए से, ओके, तो ये भी कंठ तालव्य होगा। कैसे होगा, अब देखिए ए जो है वो तालव्य हो गया, अ जो है वो कंठ हो गया, तो कंठ तालव्य। इसका होता है ए दै तो कंठ तालु, ए दै तो कंठ तालु, यानी कि ए दै तो, ओके, ए एड़ी भी आ गया और ए ऐनक भी हो गया, ठीक है। ए दै तो कंठ तालु, इनका हो गया कंठ तालव्य, ए और ए कंठ तालु। अब देखिए ओ आओ, ओ आओ कैसे होगा, ओ आओ, अ जो है कंठ से है और उ जो है ओष्ठ से है, तो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक। अब देखिए आओ, तो आ प्लस ओ, ओके, तो कंठोष्ठ, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा कंठोष्ठ, वो कंठ तालु ए ऐ और ओ आओ कंठोष्ठ। अब देखिए छ जो है कैसे बनता है, तो छ जो है आधा क और ये मूर्धा वाला सो, तो कंठ मूर्धा, त्र तो त दंत से और र मूर्धा से, तो दंत मूर्धन्य, ज्ञ ज्ञ, ठीक है। तो ये जो है आपका ज है तो ये तालु से उच्चरित होता है, इया है तो ये नासिक, तो तालव्य नासिक। जब पूछ देगा इनका कि उच्चारण कैसे होता है तो वो आप इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा कि कैसे कैसे बना है और किस अक्षर का कहाँ से उच्चारण होता है, तो वो पता चलेगा कि कहाँ से उच्चरित होता है। श वैसे ही है, तो तालव्य श है और र है, तो र मूर्धा से, तालव्य श यानी तालु से, तो श हो गया तालव्य मूर्धन्य। नासिक के वर्ण 5 हैं, नासिक में यम य अंग ञ ण न म 5 है। उच्चारण स्थान के लिए सबसे अच्छा है संस्कृत का श्लोक याद कर लें आसानी से। आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर।
टॉपिक हमारा हेडिंग है चौथा, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के भेद। वायु प्रक्षेप यानी प्रक्षेप मतलब निकलना, प्रक्षेपण आपको पता ही है, दृष्टि से वर्णों के भेद। तो इसके दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ओके, अल्प प्राण और महाप्राण। अब पहले अल्प प्राण देख लेते। अल्प मतलब कम या थोड़ा। ओके, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु यानी प्राण वायु, अल्प मतलब थोड़ा हो गया, प्राण मतलब वायु होता है। ठीक है, वायु जो है मुख से कम मात्रा में निकले, अल्प यानी कम मात्रा में निकले, तो सभी वर्ण अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अल्प प्राण में आप देख लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, ये वर्ण जो है, और समस्त अंतस्थ व्यंजन यानी अल्प प्राण 1, 3, 5। अल्प तो कहा गया है, तो 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ, ये क्या है आपके, ये है दोस्तों अल्प प्राण। अब इसको याद करने का तरीका एक रहेगा कि अल्प मतलब कम होता है, लेकिन यहाँ इसका अपोजिट होगा 135 प्लस अंतस्थ जो होगा वो अल्प प्राण होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक नोट डाउन किया गया है, नोट है एक आपके लिए, कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने सभी स्वर को भी अल्प प्राण कहा है। इनके अनुसार सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होता है। अगर प्रश्न यहाँ से बन जाए कि किसके अनुसार सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। या ये भी पूछ सकता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अल्प प्राण कौन होते हैं, तो ऑप्शन आपका ऐसे बनेगा। नॉर्मली तो ऐसे बनता है 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ, लेकिन तब कैसे बनेगा 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ प्लस सभी स्वर। ओके, अब इनके अकॉर्डिंग आपका तो हो गया था पहले, नॉर्मली जो रहता है वो 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर आ जाएंगे। तो अब देखिए 1, 3, 5 तो केवल अल्प व्यंजन पूछेगा। ओके, तो 19 हो गया। ठीक है, अल्प व्यंजन 19 हो गया। एक सेकेंड, 19 हो गया क्योंकि 1, 3, 5 19 कैसे हुआ ये देखिए, 1, 3, 5 5 तिहाई 15 हो गया, 15 हो गए आपके ये। आप 4 अंतस्थ य र ल व, तो ये हो गया आपका 19। अब देखिए अल्प वर्ण कितने हो गए, अल्प कुल वर्ण कितने हो जाएंगे 30, क्योंकि इस 19 में 11 जो स्वर हैं इसको जोड़ दिया गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 19। अल्प स्वर पूछेगा 11 इनके अनुसार, अगर केवल अल्प व्यंजन पूछेगा तब तो आपका 19 होगा, ये इनको जोड़ करके। ओके, नॉर्मली अगर अल्प व्यंजन पूछेगा केवल तब 19 होगा, लेकिन अल्प वर्ण पूछ दिया पूरा इनके अनुसार तो 30 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इन 19 को और प्लस 11 को जोड़ देंगे। ओके, आते हैं अब हम अपने अगले पर। अगला हमारा रहेगा महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण देखिए दोस्तों, महा मतलब ज़्यादा, ठीक, तो वही हो गया जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकले और जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न हो वे सभी महाप्राण कहे जाते हैं। अब देखिए 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, 24 का तात्पर्य यहाँ क्या है, 2 दूसरा वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, अब प्लस ऊष्म व्यंजन। ओके, ऊष्म व्यंजन, तो यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन आ गया आपका श श श। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते। थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अल्प जो था, अल्प प्राण जो था वो 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ था, तो अपोजिट हुआ ना, अल्प में संख्या ज़्यादा है और महाप्राण यानी अधिक, तो वहाँ पे 24 है। ये याद करने के लिए छोटा सा वो था। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा रहेगा नाद, कंपन या गूंज। ये तीनों बात एक है, नाद, कंपन, गूंज के आधार पर वर्णों के भेद तब भी 2 हैं। क्या क्या है, सघोष, अघोष, सॉरी अघोष, सघोष। ठीक है, सघोष को घोष भी कहते हैं। अब देखिए अघोष वर्ण, अघोष वर्ण हो गया आपका वर्ग का पहला दूसरा प्लस तीनों स श स। ठीक है, अब देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा सा है देख लेते हैं, स्वर तंत्रियां झनकृत या कंपित नहीं होती हैं, यही यानी कि झनकार नहीं होता है उनके उच्चारण में, केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, ये सभी अघोष हैं। घोष न हो जिसमें न कंपन हो, न गूंज हो, न नाद हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, अघोष कहलाएंगे।
अब देखिए अघोष, अघोष हो गया आपका। और यहाँ देखते हैं घोष, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। घोष वर्ण क्या है? घोष वर्ण या सघोष वर्ण। तो इसमें पहला दूसरा तो ऊपर वाले में था और तीनों स था। अब बचा क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ, क्योंकि उसमें वाले तो उसमें आ गए। अल्प प्राण नहीं, सॉरी, अघोष में आ गए। अघोष में तीनों वो आ गए। तो अब सघोष में क्या रहेगा? सघोष में अंतस्थ यानी य र ल व। ठीक, अब प्लस सभी स्वर, और उसमें तीनों स थे, इसमें ह आ गया उसका। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत होती है यानी नाद होता है, उनमें कंपन होता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग किया जाए वे सभी घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसको याद करने का छोटा सा एक तरीका देख लीजिएगा। देखिए ये ट्रिक है, पहला दूसरा प्लस स तो आगे अ से आपका देख लीजिए, थोड़ा सा अ से आगे, तो वर्ग का आगे का पहला दूसरा। ठीक है, और ये देखिए स, वर्ग का अ आगे का दोनों वर्ण और स, तो तीनों स आ गया अघोष में। ठीक है, अब घोष में देख लीजिए, अब बचा क्या घोष में? जब पहला दूसरा उसमें चला गया तो 3 4 5, और उसमें उष्म का था तो इसमें अंतस्थ प्लस सभी स्वर प्लस ह आ गया। ठीक है, आते हैं हम अगले टॉपिक पर अपने, कि टॉपिक क्या है हमारा। ये हो गया घोष अघोष। अब देखिए यही बता दिया गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा सभी अंतस्थ व्यंजन के साथ ही ह और सभी स्वर सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये उसका चार्ट बना दिया गया है कि किस में क्या क्या आता है। घोष अघोष को भी बता दिया गया है, अल्प प्राण महाप्राण को भी मेंशन कर दिया गया है, किस में अंतस्थ रहेगा, स रहेगा, ये सब बता दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि ये है यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। प्रयत्न यानी प्रयास, प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के भेद, ये दोनों मतलब इसी में आएगा, अल्प प्राण महाप्राण कि मतलब प्रयत्न के आधार पर है। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर, तो एक हो जाएगा आपके इसके अंदर वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्णों के भेद, वायु निकलने के आधार पर, तो अल्प प्राण महाप्राण कि कम और अधिक निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी का प्रयत्न के आधार पर ही कि किस तरह से निकल रहा है, नाद कंपन गूंज के आधार पर वर्णों के भेद, तो अघोष और घोष। यहाँ से दोस्तों प्रश्न जरूर बनते हैं। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने लगभग स्वर और व्यंजन को पूरा कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।